Hi, good morning, students. In the lesson Tsunami, we have done the comprehension check first, second, and third. And working with text, we will do later. First, we will learn working with language. In working with language, first question is go through part 1 carefully and make a list of as many words as you can find that indicates movement of different kinds. There is one word that occurs repeatedly. Count how many times. Put them into three categories: fast movement, स्लो movement, neither slow nor fast. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें जो फर्स्ट पार्ट है, लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें कुछ ब्रेव स्टोरीज दी हुई है, उसमें से हमें ऐसे वर्ड्स को छांटना है, ऐसे वर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो मूवमेंट को डिफ़ाइन करते हैं, मूवमेंट से रिलेटेड हैं, और उनको तीन कैटेगरीज में रखना है: फास्ट मोमेंट, स्लो मोमेंट, नाइदर स्लो नॉर फास्ट। तो हमें उन वर्ड्स को पहले लिस्ट बना लेना है, फिर उनको हमें कैटेगराइज कर देना है, तीन जगह उनको डिवाइड कर देना है। जो वर्ड फास्ट मोमेंट को डिनोट करते हैं, फास्ट मोमेंट को बताते हैं, उनको फास्ट मोमेंट वाले कॉलम में, स्लो मोमेंट वालों को स्लो मोमेंट में, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे वॉक, तो इसको हम नाइदर स्लो नॉर फास्ट वाले कॉलम में रखेंगे। चलो, तो कुछ शब्द हम उसमें से ढूंढते हैं। कुछ वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ। पार्ट 1 में कुछ वर्ड्स जैसे अर्थक्वेक, रस्ट, टर्मोर, स्वेप्ट, रेन, फेल, क्लाइम, फ्लोटिंग, रिसीड, वॉकिंग, ऐसे कुछ शब्द हैं। मैंने इतने बताए हैं, आप और भी शब्द उसमें से ढूंढ सकते हैं जो कि मोमेंट को डिफ़ाइन करते हैं, किसी एक्टिविटी को डिफ़ाइन करते हैं। इनको हम तीन कैटेगरीज में रखेंगे। मैंने अभी जो वर्ड्स बताए थे उनमें से जैसे अर्थक्वेक, रस्ट, ट्रेमोर, स्वेप्ट, रन, क्लाइम, ये सारे फास्ट मोमेंट में आएंगे। स्लो मोमेंट में फ्लोटिंग, रिसीड, और नाइदर स्लो नॉर फास्ट में वॉकिंग। तो इसमें सारे के सारे फास्ट मोमेंट वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये सुनामी का इंसिडेंट है, और सुनामी में सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ क्योस में हो रहा है, सब कुछ फास्ट हो रहा है। तो ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो फास्ट मोमेंट वाले होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स विल गिव यू a clue. The earth trembled, but not many people felt the trembling. When the Jew was flooded, there was a lot of confusion, and many animals escaped into the countryside. We heard with relief that the lion had been recaptured. The zookeeper was stuck in a tree and his rescue was filmed by the TV crew. There was much excitement in the village when the snake charmer came visiting. तो यहाँ पे हमने एक्साइट से एक्साइटमेंट बनाया है, रेस्क्यू का रेस्क्यू ही रहेगा, और रिलीव से रिलीफ बना है, कन्फ्यूज से कन्फ्यूजन, ट्रैम्बल से ट्रैम्बलिंग। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द सेंटेंसेज इन द कॉलम ए एंड बी। इन कॉलम ए वी विल रीड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, Alma's grandfather was hit on the head, 60 visitors were washed away, no animal carcasses were found. In part B, we will read the waves swept Meghna away. Something hit Alma's grandfather on the head. The waves washed away 60 visitors. People did not find any animal carcasses.
इन दोनों सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि इन दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है। फर्स्ट सेंटेंस है मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, कि मेघना बह गई। द वेव स्वेप्ट मेघना अवे, वेव्स ने मेघना को बहाकर ले गई। अलमास ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड, अलमास के ग्रैंडफादर को हेड पे हिट हुआ, हेड पे लगी। और समथिंग हिट अलमास ग्रैंडफादर ऑन द हेड, किसी चीज़ ने अलमास के फादर के हेड को हिट किया, मतलब किसी चीज़ ने हिट किया। 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे, कि 60 विजिटर्स पानी में बह गए। द वेव्स वॉस्ड अवे 60 विजिटर्स, वेव्स ने 60 विजिटर्स को बहा करके ले गई। नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड, किसी भी एनिमल की बॉडी नहीं मिली। पीपल डिड नॉट फाइंड एनी एनिमल्स कार्केसेस, लोगों को एक भी एनिमल की बॉडी नहीं मिली। तो इन दोनों में हमें क्या डिफरेंस दिखाई देता है, ध्यान से देखिए। इन दोनों में हमें ये डिफरेंस दिखाई देता है कि पहला जो सेंटेंस है, जैसे मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, मेघना बह गई, लेकिन वो किससे बह गई, वो बहाने वाला कौन था, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। अलमास फादर वॉज हिट ऑन द हेड, अलमास के फादर को हेड पे चोट लगी, लेकिन वो किससे लगी, चोट मारने वाला कौन था, इसको डिफाइन नहीं किया है। 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे, कि 60 विजिटर्स पानी में बह गए, लेकिन उसको किसने बहाया ये नहीं बताया। नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड, किसी भी एनिमल की बॉडी नहीं मिली, किसको नहीं मिली। तो सेकंड पार्ट में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, कंपेयर द सेंटेंस इन ए टू द वंस इन बी। हु इज़ द ड्योर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्योर। ड्योर इज़ एन एक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ऑफ द एक्शन इन एवरी केस, कि हर किसी भी काम को करने के लिए कोई ना कोई एक एक्टर होता है, ड्योर होता है, उसका कोई एक कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। इज़ द ड्योर मेंशन्ड इन ए और इन बी, आप ध्यान से देखो कि दोनों में से ड्योर को किस में मेंशन किया गया है, दोनों में से सब्जेक्ट कहाँ मेंशन किया गया है। तो हम क्या देखेंगे, कहाँ पे मेंशन है, बी पार्ट में सब्जेक्ट मेंशन है। नोटिस द वर्ब्स इन ए, वॉज स्वेप्ट अवे, वॉज हिट, वर वॉस्ड अवे, वर फाउंड, दे आर इन द पैसिव फॉर्म, ये सारी की सारी पैसिव फॉर्म में है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, वर्ब की जो फॉर्म है वो एक्टिव नहीं है। द सेंटेंसेज आर इन द पैसिव वॉइस, ये सारे सेंटेंसेज पैसिव वॉइस में है। इन दीज सेंटेंसेज ऑफ फोकस इज नॉट ऑन द पर्सन हु डज द एक्शन। ए पार्ट में जो सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया गया है, ड्योर पे फोकस नहीं किया गया है, कर्ता को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन जो पार्ट बी है, इन बी द ड्योर ऑफ द एक्शन इज नेम्ड, यहाँ पे जो वर्ब का जो एक्टर है, उसका जो कर्ता है, उसका जो सब्जेक्ट है, उसको डिफाइंड किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, उसका नाम बताया गया है। द वर्ब आर इन द एक्टिव फॉर्म, तो ये सारी की सारी वर्ब्स क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, और इनको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इन द एक्टिव और द पैसिव वॉइस, हमें बताना है कि जो नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं वो एक्टिव हैं या पैसिव हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, समवन स्टोल माई बाईसाइकिल, किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। समवन स्टोल माई बाईसाइकिल, तो किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। तो साइकिल को किसने, चुराने का काम किसने किया, किसी ने। तो इसमें ड्योर को डिफाइन किया गया है, ड्योर को बताया गया है, सब्जेक्ट को बताया गया है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस होगा, यहाँ पे एक्टिव वॉइस हो गया। सेकंड सेंटेंस है द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, जो टायर्स हैं उनको डिफ्लेक्ट कर दिया गया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। तो ये है वो क्या है, इसमें पैसिव है, यहाँ पे पैसिव वही है। एक तो वो था जिसमें कि सब्जेक्ट को हम मिनिमाइज कर देते हैं, वैसे पैसिव वॉइस होते हैं। एक पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें हम सब्जेक्ट को बाय लगा के एंड में यूज करते हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के शुरू में आता है। जैसे हमने सेंटेंस शुरू में अगर हम सेंटेंस बनाएंगे कि
आई हैव डन माई वर्क। हमने सिंपल सा सेंटेंस लिया, आई हैव डन माई वर्क। लेकिन अगर हमें पैसिव में बनाना है तो वर्क क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट था। आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन है वो मेन वर्ब है, और माई वर्क क्या किया मैंने, वर्क किया। तो वर्क क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाते हैं, और बाय का यूज करके हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं। तो वो पैसिव होता है। पैसिव की हमें सबसे जो मेन पहचान वो ये होती है कि बाय के साथ सब्जेक्ट का यूज करते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट वाली जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ये सबसे मेन बात है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है तो रिलेटेड जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब जोड़ दी जाती है और वर्ब को थर्ड ही रखा जाता है। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था, आई हैव डन माई वर्क, तो मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, बी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे, बी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी, वर, बीन। बी की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, बी, वर, बीन। और बी की जो बेसिक जो फॉर्म होती है वो होती है इज, आर, एम। इज, आर, एम, ये क्या है, बी की ही फॉर्म है। और इसका जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वोज, वर। वोज, वर, बोथ आर सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर, एम, सेकंड फॉर्म होती है वोज, वर, और थर्ड होती है बीन। सिंपली इसको हम जब अगर वर्ब की फॉर्म्स में लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं बी, वर, बीन। तो यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में है, हमारे एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव भी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का यूज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और हम लिखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट था माय वर्क। तो माय वर्क, तो हमारा होमवर्क है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लगा देंगे हैज। माय वर्क हैज बीन डन बाय मी। माय होमवर्क इज, माय होमवर्क हैज बीन डन बाय मी। तो ये आपको समझ में आया, ये था पैसिव वॉइस। तो ऐसे ही इसमें किसके द्वारा टाइल्स को डिफ्लेक्ट किया गया है, बाय द ट्रैफिक पुलिस। तो ट्रैफिक पुलिस था वो सब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट बना के यूज किया है, तो ये होगा पैसिव वॉइस। थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं, आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस। दिस इज सिंपल सेंटेंस, इसको हम एक्टिव बोलेंगे। सिंपल है, आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस। इसमें आई है वो सब्जेक्ट है, फाउंड है वो वर्ब की फॉर्म है, तो सिंपल सा है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस में होगा। थर्ड है, इट हैड बीन थ्रोन देयर। तो इसमें नोटिस करने वाली बात है, इट हैड बीन थ्रोन देयर। हैड के साथ, हैड बीन के साथ थ्रोन आया है, तो हम सीधे से पहचान जाना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस है। इट हैड बीन थ्रोन, ये फेंका गया है, इट हैड बीन थ्रोन देयर, इसको वहाँ पे फेंका गया, तो ये पैसिव वॉइस होगा। माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक। मेरे फादर ने उसको क्या किया, मैकेनिक को दे दिया। माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक, ये क्या है, एक्टिव है। अगर हम इसको पैसिव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माई फादर क्या है इसमें सब्जेक्ट, गेव क्या है वर्ब, इट क्या है ऑब्जेक्ट, और टू द मैकेनिक है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। तो हम अगर इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है पास्ट फॉर्म में है, गेव है वो सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पास्ट की यूज करेंगे। तो इट वॉज गिवन टू द मैकेनिक, इट वॉज गिवन टू द मैकेनिक बाय माई फादर। अगर हमें इसका पैसिव बनाना होगा तो हम लिखेंगे
इट वॉज गिवन टू द मैकेनिक बाय माई फादर। तो सबसे लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं, द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, और मैकेनिक ने इसको मेरे लिए रिपेयर कर दिया। तो ये भी एक्टिव वॉइस का ही सेंटेंस है। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, और एक्टिव पैसिव को बड़े डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। उस वीडियो में आपको एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स और सारे एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दिया जाएगा। अभी मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है, फिर भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर। थैंक यू।